साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए आरओ या फिर एआरओ की परीक्षा के लिए, जो कि आपकी रीपरीक्षा होगी यानी कि पुनः परीक्षा होगी, उसके लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा। तो साथियों, आज हिंदी का आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए पहला प्रैक्टिस सेट है। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को बड़े ध्यान से देखेंगे। इसको मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें वो सभी प्रश्न समाहित किए गए हैं जो आपकी आयोग ने अब तक परीक्षा पूछी है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा हो, तो उन सभी के प्रश्न इसमें मैंने लिए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को बड़े ध्यान से देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न का साथियों में एक डिटेल में डिस्कशन करूँगा यानी कि विश्लेषण करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर देंगे, और अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथियों, स्टार्ट करते हैं तो बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि व्यास का विलोम शब्द है। साथियों, यानी कि व्यास किसका विलोम शब्द है, बताइए। व्यास की बात कर रहा है कि व्यास का विलोम शब्द है। समास, संश्लेषण, संक्षेप, लघु। अगर साथियों में व्यास शब्द के विलोम शब्द की बात करूं तो व्यास का विलोम होता है समास। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है संश्लेषण। अगर मैं संश्लेषण के विलोम की बात करूं तो संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। क्या? विश्लेषण होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण। वहीं बात करूं संक्षेप की तो संक्षेप का विलोम होता है साथियों क्या? इसका होता है विस्तार, यानी कि विस्तार करके। संक्षेप का विलोम क्या होता है? विस्तार होता है। वहीं बात करें लघु की तो लघु का विलोम क्या होता है? लघु का विलोम होता है साथियों क्या? गुरु होता है। लघु का क्या होता है? गुरु। ये प्रश्न साथियों पूछा गया है, यानी कि व्यास का विलोम क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। और संश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। संक्षेप का विलोम विस्तार हो जाएगा और लघु का विलोम गुरु हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है साथियों, आत्मा का विलोम शब्द है। साथियों, आत्मा का विलोम शब्द पूछ रहा है, बताइए। इसमें पहला विकल्प दिया है असभ्य, दूसरा दिया है भोगी, तीसरा दिया है साथियों सी दानव, और चौथा दिया है दुरात्मा। अगर साथियों में महात्मा के विलोम की बात करता हूँ तो महात्मा का विलोम हो जाएगा क्या? बताइए, इसका सही आंसर तुम बताइए पहले। महात्मा का विलोम हो जाएगा साथियों दुरात्मा। क्या? महात्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा, यानी कि महान आत्मा, और दुरात्मा का मतलब होता है बुरी आत्मा। इसको यानी कि महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। अब साथियों ये बात आपको याद रखनी है। वहीं बात करें असभ्य की तो असभ्य का विलोम बताइए मुझको। इसमें एक विकल्प दिया असभ्य। अगर असभ्य के विलोम की बात करूं तो असभ्य का विलोम होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य होता है। वहीं इसमें एक विलोम दिया है भोगी। अगर मैं भोगी के विलोम की बात करूं तो भोगी का विलोम होता है योगी। क्या? योगी। ये प्रश्न पूछा गया है। वहीं दानव दिया है इसमें। अगर मैं दानव के विलोम की बात करूं साथियों, दानव का मतलब होता है एक तरीके से राक्षस प्रवृत्ति का, तो इसका विलोम हो जाएगा देवता। क्या हो जाएगा? दानव का देवता हो जाएगा साथियों। और दानव का विलोम मानव भी हो जाएगा। अगर आपको दानव दे ऑप्शन में तो दानव करेंगे, यानी कि अगर दानव का विलोम देवता दे तो देवता करेंगे, अगर देवता की जगह मानव दे तो मानव करेंगे साथियों। ये दोनों होते हैं, यानी कि महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा होगा। असभ्य का विलोम सभ्य हो जाएगा, भोगी का विलोम योगी हो जाएगा, और दुरात्मा का विलोम क्या हो जाएगा? महात्मा, और दानव का देवता या फिर मानव। प्रश्न समझ में आया होगा साथियों। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। साथियों बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सरस्वती का पर्यायवाची सही नहीं है। अगर बात करूं साथियों विकल्प ए की तो इसमें शारदा और बागीसा। सही बात है साथियों, शारदा सरस्वती का विलोम पर्यायवाची होता है और बागीसा भी होता है सरस्वती का। वही बात करें भारती और वाणी तो साथियों भारती सरस्वती का पर्यायवाची होता है और वाणी भी होता है। वहीं बात करें साथियों गिरा, वीणा, पाणी, बताइए। तो साथियों अगर बात करें हेम और अरण्य, अगर गिरा की बात करें और वीणा पाणी की बात करें तो ये भी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। गिरा भी होता है और वीणा पाणी भी होता है। वहीं साथियों बात करते हैं हेम और अरण्य की तो साथियों देखिए, जो हेम होता है ना, हेम सोना का पर्यायवाची होता है। वहीं अरण्य होता है साथियों जंगल का।
ये नहीं है सरस्वती का पर्यायवाची। तो यही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सी। अब देखिए, अब मैं कुछ आपके लिए पर्यायवाची दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे यानी कि सोना, अगर पूछे आपको हेम, अगर हेम की बात करें साथियों, तो हेम किसका पर्यायवाची होता है, हेम होता है सोना का। सोना कह सकते हैं, स्वर्ण कह सकते हैं, कल धौत कह सकते हैं, कनक कह सकते हैं और जात रूप कह सकते हैं। ये सभी हेम यानी कि सोने के पर्यायवाची होते हैं। यानी कि स्वर्ण, सोना, कल धौत, जात रूप, कनक, ये सभी किसके होते हैं, सोने के होते हैं। वहीं अगर बात करें अरण्य की, अरण्य का मतलब होता है साथी जंगल, क्या, जंगल। अगर मैं अरण्य के पर्यायवाची की बात करता हूँ तो अरण्य के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं विपिन कह सकते हैं अरण्य को, कानन कह सकते हैं, कांतार कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं, अटवी कह सकते हैं। ये सभी किसके होते हैं, जंगल यानी कि अरण्य के पर्यायवाची होते हैं। वहीं बात करूं साथियों सरस्वती की, अगर मैं सरस्वती के पर्यायवाची की बात करूं तो सरस्वती के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा महाश्वेता, महाश्वेता किसका होता है, ये सरस्वती का होता है। वहीं पद्मासना, पद्मासना भी किसका होता है, सरस्वती का होता है। वहीं करूँ भारती, भारती किसका होता है, ये भी सरस्वती का होता है। वाणी भी सरस्वती का ही होता है। शारदा भी सरस्वती का ही होता है। वागीसा भी सरस्वती का होता है। वहीं गिरा भी सरस्वती का होता है। और वीणा पाणी भी किसका होता है, सरस्वती का होता है। साथियों ये प्रश्न आपकी समझ में अवश्य आया होगा। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है साथियों, यानी कि ऐसी कौन सी लोकोक्ति है जो अपना अर्थ सही प्रकट कर रही है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यानी कि पहला विकल्प है जो बोले सो घी को जाए, इसका मतलब माक्रपण थोड़ी होता है। दूसरा विकल्प है जी जाए घी ना जाए दान देने वाला, यानी कि जी जाए घी ना जाए का मतलब दान देने वाला नहीं होता है। सी ऑप्शन है साथियों इसमें, यानी कि जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, यानी कि स्वाभिमानी से जीना, ये इसका सही उत्तर साथियों नहीं है। वहीं चौथा विकल्प दिया है टके का सब खेल है, यानी कि पैसा सब कुछ करता है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि टके का सब खेल है, यही इसका सही लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर रहा है। यानी कि टके का सब खेल है, यानी कि पैसा ही सब कुछ कर सकता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे साथियों। ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए और यूपी आरओ एआरओ में जितने भी पेपर हुए हैं साथियों उन सभी का कलेक्शन है ये। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र किसको कहते हैं बताइए, यानी मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसमें विकल्प दिए हैं शार्दुल, अहि, हिरन, कुरंग। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। जो मृगेंद्र होता है ना वो शार्दुल का पर्यायवाची होता है। अब शार्दुल के और कौन से पर्यायवाची होते हैं साथियों, जैसे कि के हरि कह सकते हैं, के हरि, के हरि कह सकते हैं इसको, क्या, के हरि कह सकते हैं। और केहरी के अलावा केसरी भी कह सकते हैं, क्या, केसरी भी कह सकते हैं। और केसरी के अलावा क्या कह सकते हैं, नाहर कह सकते हैं, बाघ कह सकते हैं, शेर कह सकते हैं और आपका वनराज भी कह सकते हैं। ये किसके होते हैं, मृगेंद्र या फिर शार्दुल के पर्यायवाची होते हैं। वहीं बात करें अहि की, अहि किसके पर्यायवाची होते हैं साथियों, अहि होता है सर्प का, यानी कि सांप का पर्यायवाची। और इसको कह सकते हैं सांप कह सकते हैं, सर्प कह सकते हैं और पन्नग कह सकते हैं, नाग कह सकते हैं, औरक कह सकते हैं, विषधर कह सकते हैं और फणी भी कह सकते हैं। ये सभी किसके होते हैं, अहि के पर्यायवाची होते हैं। वही बात करें हिरन की, हिरन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, यानी कि कुरंग होता है हिरन का पर्यायवाची, कृष्णसार होता है, चारु लोचन होता है और कुरंगम भी होता है। ये सभी किसके होते हैं, ये सब हिरन के पर्यायवाची होते हैं। और इसमें दोनों कुरंग और ये किसके पर्यायवाची हैं, ये हिरन के पर्यायवाची हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है, पूछा गया प्रश्न है, यानी कि गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है बताइए। यानी कि सौदामिनी, भागीरथी, स्रोतस्विनी और कालिंदी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो गंगा का पर्यायवाची साथियों भागीरथी होता है, क्या होता है, भागीरथी। अगर मैं गंगा के अन्य पर्यायवाची की बात करूं तो साथियों एक होता है भागीरथी, एक होता है देव नदी, क्या कहते हैं इसको, देव नदी भी कहते हैं, देव नदी। और एक कह सकते हैं सुरसरी भी कह सकते हैं गंगा को, और अलकनंदा भी कह सकते हैं,
जाह्नवी भी कह सकते हैं और गंगा भी कह सकते हैं। ये सभी किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची है। वहीं इसमें एक शब्द दिया है सौदामिनी। सौदामिनी किसका पर्यायवाची होता है साथियों? सौदामिनी होता है बिजली का पर्यायवाची। बिजली भी कह सकते हैं, विद्युत भी कह सकते हैं, तड़िता भी कह सकते हैं, चपला भी कह सकते हैं और चंचला भी कह सकते हैं साथियों। ये सभी किसके होते हैं? बिजली या फिर सौदामिनी के पर्यायवाची होते हैं। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है क्या साथियों? नदी यानी कि स्रोत सुनी दिया है। क्या? स्रोत सुनी। ये किसके पर्यायवाची है? यानी कि स्रोत सुनी किसका पर्यायवाची है? ये नदी का पर्यायवाची। किसका? नदी का पर्यायवाची। नदी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? यानी कि नदी या फिर स्रोत सुनी कह सकते हैं, सरिता कह सकते हैं, निम्नगा कह सकते हैं, निर्झड़ी यानी कि निर्झड़ी कह सकते हैं, और इसका एक दूसरा है साथियों यानी कि कलंकसा भी कह सकते हैं और कूलवंती भी कह सकते हैं नदी के पर्यायवाची। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का साथियों। इसको यमुना भी कह सकते हैं, रविजा भी कह सकते हैं और अर्कजा भी कह सकते हैं। ये सभी किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। देखते हैं साथियों अगला 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो तत्सम शब्द है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें विकल्प दिए हैं मक्षिका, कीमत, मुट्ठी, मोर। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है साथियों। 7वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। यानी कि जो मक्षिका होता है ना, मक्षिका ये एक तत्सम शब्द है और ये किसका तत्सम शब्द है? मक्खी का है साथियों। यानी कि मक्खी का क्या है? मक्षिका होता है तत्सम शब्द। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है क्या? कीमत। साथियों कीमत एक अरबी का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। ये तत्सम या तद्भव शब्द नहीं है। वहीं बात करें मुट्ठी की तो साथियों मुट्ठी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? मुष्टि होता है। क्या? मुष्टि इसका तत्सम शब्द होता है मुट्ठी का। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है मोर। मोर एक साथियों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मयूर। क्या होता है? मयूर। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि देवताओं पर चढ़ाने हेतु निम्नलिखित दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण के लिए एक शब्द है। बताइए इसका सही उत्तर। यानी कि देवताओं पर चढ़ाने के लिए दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण क्या कहलाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मधुपर्क साथियों, पंचामृत, पंचकाव्य और पंचारिष्ट। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये पंचामृत कहलाता है। दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण क्या कहलाता है? पंचामृत कहलाता है। देखते हैं 9वां प्रश्न का क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है साथियों जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द है। बताइए इसका सही उत्तर। जिसके आर पार देखा जा सके, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या? पारदर्शी। अब जो यानी कि एक होता है अतलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है? जो छोटी वस्तु को भी देख सके उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी का मतलब क्या क्या होता है? जो दूर की वस्तुओं को देख सके उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। अब साथियों जो दूर की सोच रखता हो उसको भी एक दूरदर्शी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से संज्ञा संबंधी अशुद्धि कौन सी है? बताइए। यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है? बताइए। पहला विकल्प है वह सोमवार के दिन मंदिर जाता है, मुझे चाहिए कुछ ताजे फल, मैं तुमको बुलाया यानी कि मैं तुमको बुलाया था, और डी है साथियों यह उपहार उसने मुझे दिए थे। बताइए इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि कौन सी है? अब देखिए साथियों इसका सही उत्तर वैसे विकल्प ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यानी कि वह सोमवार के दिन। अब इसमें जो सोमवार है ना वो एक संज्ञा शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक सही विकल्प हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि मुझे चाहिए कुछ ताजे फल, इसमें कोई संज्ञा के बारे में बात नहीं की गई है। मैं तुमको बुलाया था यानी कि मैंने तुमको बुलाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं यह उपहार उसने मुझे दिए थे, ये भी गलत है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। देखते हैं अगला 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर। साथियों अथ का विलोम क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न का सही उत्तर साथियों अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति। अब मतलब क्या होता है साथियों? अब इसमें एक विकल्प दिया है पूर्ण, तो पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अपूर्ण हो जाएगा। यानी कि जो पूरा है उसे पूर्ण कहते हैं और जो पूरा नहीं उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण कहते हैं। इसमें एक विकल्प है समास। समास का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? समास का विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? समास का विलोम व्यास हो जाएगा। क्या? व्यास हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों खत्म। खत्म का विलोम क्या हो जाएगा? खत्म का विलोम शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये खत्म का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? शुरू हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इति का विलोम क्या होता है? अथय होता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न कह रहा है कि बर्बर का विलोम शब्द है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बर्बर का विलोम शब्द क्या है, बताइए इसका सही उत्तर। पूछा गया प्रश्न है, बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर का मतलब होता है साथियों एक यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें सब यानी कि एक बेकार व्यक्ति, सभ्यता नहीं हो जिसमें बिल्कुल भी, उसे क्या कहते हैं? बर्बर कहते हैं। असभ्य व्यक्ति को बर्बर कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों? बर्बर का सभ्य हो जाएगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं, उसे क्या कहते हैं? एक असभ्य व्यक्ति को क्या कहते हैं? बर्बर कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विकल्प डी सभ्य हो जाएगा। वहीं बात करें दुर्बल की, तो दुर्बल का विलोम क्या होता है बताइए? दुर्बल का विलोम हो जाएगा सबल। क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा। और सबल के साथ में शक्तिशाली भी कह सकते हैं इसको। क्या? शक्तिशाली भी कह सकते हैं। वही निर्मल की बात करूं तो निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा, यानी कि गंदा हो जाएगा। और निर्मल का मतलब क्या होता है? निर्मल का मतलब होता है साथियों स्वच्छ, और मलिन का मतलब होता है गंदा। वहीं बात करें सुंदर की, तो सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? सुंदर का विलोम हो जाएगा कुरूप। क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा सुंदर का विलोम। ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न कह रहा है साथियों कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य बताइए मुझको। इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो सही या शुद्ध दिया गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों पहला विकल्प है वह गरीब आदमी था। दूसरा विकल्प है वह आदमी गरीब था। तीसरा है था वह गरीब आदमी। और चौथा है था गरीब वह आदमी। देखिए ये कोई गलत दोनों वाक्य हैं। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। क्या? वह आदमी गरीब था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह गरीब आदमी नहीं, वह आदमी गरीब था। वह आदमी गरीब था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते अगला प्रश्न 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। पहला विकल्प है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अहल्या साथियों ध्यान से देखना, अहल्या। दूसरा विकल्प है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। तीसरा विकल्प है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। चौथा विकल्प है एक गुलाब की माला खरीद लेना। बताइए इसका सही उत्तर। तो साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा, यानी कि एक गुलाब की माला खरीद लेना। देखिए साथियों अशुद्ध क्यों है ये? एक गुलाब की माला नहीं हो सकती है। एक गुलाब की माला बिल्कुल भी नहीं बन सकती। बताइए अब क्या एक गुलाब की माला बन जाएगी? नहीं। इसका सही होगा कि गुलाब की एक माला खरीद लेना, यानी कि गुलाब की एक माला खरीद लेना। इसको सही रूप से लिखा जा सकता है, गुलाब की एक माला खरीद लेना। अब बात करें साथियों इसमें एक बात बताइए, देखिए इसमें यह नहीं पूछा है कि वर्तनी युक्त वर्तनी अशुद्धि किसमें है, इसमें पूछा है कि वाक्य में कौन सी गलती है, कौन सा वाक्य गलत लिखा है। अगर बात करें साथियों अहिल्या की, इसमें तो वर्तनी अशुद्धि है, इसमें वाक्य अशुद्धि नहीं है। इसको अहिल्या नहीं लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है साथियों अहिल्या। क्या अहिल्या, इसको ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इसमें वाक्य के बारे में पूछा है, न कि शब्द के बारे में। तो अगर वाक्य के बारे में पूछा है तो इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला विकल्प है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, बताइए। दूसरा विकल्प है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों के लिए शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तीसरा विकल्प है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। चौथा विकल्प है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें तरुण भी दिया है और नवयुवक भी दिया है। इन दोनों का मतलब साथियों एक ही होता है, तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे विकल्प में भी दोनों दिए हैं, इसलिए ये गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। अब देखिए तीसरे विकल्प को देखिए आप, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। साथियों प्रबंध एक पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के लिए की थोड़ी आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये लिखना होना चाहिए था हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये विकल्प सही हो जाएगा डी वाला। साथियों अगर
प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ जाइए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि बुरे उद्देश्य के लिए की गई गुप्त मंत्रणा, उसके लिए एक शब्द कौन सा है, बताइए इसका सही उत्तर। तो साथियों उसके लिए सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। दुर्वी संधि कहते हैं उसको, जो बुरे उद्देश्य से कोई गुप्त मंत्रणा की जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, दुर्वी संधि कहते हैं, दुर्वी संधि। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम बताइए मुझे। किसका, ये पूछ रहा है कि शुष्क का विलोम क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। क्या होता है, आर्द्र। अगर बात करें साथियों उष्ण की, तो उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। क्या उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा। शीत का विलोम क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। वहीं शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, शिष्ट का विलोम अशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, बताइए केतु का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो केतु का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इसका सही उत्तर। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। केतु का ग्रह पर्यायवाची नहीं हो सकता। वहीं ये तीनों झंडा, पताका और निशान, ये किसके पर्यायवाची हैं, केतु के पर्यायवाची। ये भी आपको याद रखना है। अब इसको यार सारी ध्वज भी हो सकता है, क्या ये ध्वज भी इसका पर्यायवाची हो सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न 19वां प्रश्न क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो सभी शब्द पर्यायवाची किसके हैं, गंगा के। यानी कि पहला है बीची, नीर, शक्र। दूसरा है सुरसा, मंदाकिनी, त्रिपथगा। सी है साथियों विष्णुपदी, पयस्विनी, कालिंदी। और चौथा है सुरधुनी, सूर्यजा और अर्कजा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए 19 का सही उत्तर बताइए। साथियों 19 का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि सुरसा, मंदाकिनी और त्रिपथगा ये किसके होते हैं, गंगा के पर्यायवाची होते हैं। मैं पहले भी गंगा के सभी महत्वपूर्ण पर्यायवाची इसी वीडियो में बता चुका हूँ। अब साथियों बात करें बीची की, तो बीची किसका होता है, लहर का होता है। किसका होता है, लहर का। नीर किसका होता है, ये पानी का होता है। शक्र किसका होता है, शक्र होता है साथियों इंद्र का। किसका, इंद्र का। अब वही मैंने कालिंदी, अर्कजा, सूर्यजा ये किसके बताए थे, मैंने यमुना के बताए थे साथियों। किसके, यमुना के। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर साथियों मैं बात करूं 20वें प्रश्न की, 20वां प्रश्न कह रहा है कि मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा के लिए था साथियों। यानी कि मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा, यानी कि मदर टेरेसा ने अपना जीवन रोगियों की सेवा के लिए लगा दिया। तो उसके लिए ऐसा कौन सा शब्द है, बताइए। यानी कि शुश्रूषा, ये कौन सा शब्द है, शुश्रूषा कहते हैं। जो मदर टेरेसा ने अपना जीवन रोगियों की सेवा के लिए लगा दिया उसे क्या कहते हैं, शुश्रूषा कहते हैं। अब इन विकल्पों में ऐसा कौन सा शब्द है जो सही तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध कौन सा है, ये पूछना चाह रहा है। बताइए शुद्ध कौन सा है इनमें सब में। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। कई बार पूछा गया प्रश्न, शुश्रूषा इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द बताइए कौन सा है। जो गुरु के समीप रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द बताइए। यानी कि गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। बताइए इसका सही उत्तर। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। जो गुरु के पास रहकर, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। अब जो गुरुकुलवासी का मतलब होता है जो गुरुकुल में रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है। छात्रावासी जो छात्र आवास में रहकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आश्रमवासी जो आश्रम में रहकर के साथियों आश्रम में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, आश्रमवासी कहते हैं। और जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न 22वां प्रश्न क्या कह रहा है। 22वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है।
कौन सा है तत्सम शब्द में, बताइए मुझको इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर बताइए, तत्सम कौन सा है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, गोधूम क्या है, एक तत्सम शब्द है। वहीं साथियों पड़ोसी क्या है, पड़ोसी एक तद्भव शब्द है। पड़ोसी का तत्सम क्या होता है साथियों, प्रति प्रति प्रतिवेशी होता है। पड़ोसी का तत्सम क्या होता है, प्रतिवेशी होता है। वहीं बहु क्या है साथियों, बहु एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वधू। क्या हो जाएगा, वधू। देख लीजिए इस प्रकार से लिखा जाता है वधू। वही बात करते हैं साथियों, क्या इसमें दिया है शहीद। शहीद क्या है साथियों, शहीद बताइए। अब बहु हो गया। देखते साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि 23वां प्रश्न क्या कह रहा है बताइए। 23वां प्रश्न बताइए क्या कह रहा है, इनमें तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताइए कौन सा है, बजरंग, सुरंग, पकवान और मिष्टान्न। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 23 का। साथियों इसमें जो तद्भव है ना वो विकल्प ए है। अब बजरंग का तत्सम क्या होगा बताइए। बजरंग का तत्सम होता है साथियों क्या, वज्रांग। क्या इसका होता है, वज्रांग होता है, वज्रांग। क्या वज्रांग इसका तत्सम होता है, क्या होता है, वज्रांग। अब इसमें दिया है सुरंग। सुरंग क्या है साथियों, एक तत्सम शब्द है सुरंग। पकवान क्या है साथियों, पकवान एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, पकवान होता है। पकवान क्या होता है, तद्भव होता है पकवान का। वही मिष्टान क्या है, एक तत्सम शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा साथी तद्भव। देखिए ये क्या है, ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा साथियों मिठाई। क्या हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मिठाई। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द तत्सम है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माथा, गाथा, हाथ और साथ, बताइए इनमें से तत्सम पूछ रहा है। इसका साथियों सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा बताइए 24 का। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि गाथा है ना वो एक तत्सम शब्द है। अब देखिए माथा, माथा क्या एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मस्तक हो जाएगा। क्या, मस्तक इसका तत्सम हो जाएगा। वहीं हाथ एक कैसा है, तद्भव शब्द है, तो ये इसका तत्सम क्या हो जाएगा साथियों, हाथ का हस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हस्त हो जाएगा। वहीं साथ की बात करें तो साथ क्या एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। कहते हैं ना कि सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाला, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा साथियों सह। साथ का तत्सम सह हो जाएगा। देखते हैं 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। 25वां प्रश्न कह रहा है कि केसरी पर्यायवाची है। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, केसरी पर्यायवाची बताइए किसका है। अभी इससे पहले एक प्रश्न आया था ऐसा। देखिए अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। केसरी किसका है, सिंह का है, यानी कि शेर का है। मैंने शेर के कई पर्यायवाची बताए अभी इससे पहले। अब देखिए इसमें एक विकल्प दिया है एक, यानी कि क्या, घोड़ा। घोड़े के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं बताइए। घोड़े के साथ ही एक होता है अश्व। क्या होता है, अश्व होता है। वाजी होता है, वाज एक साथियों। वाजी के अलावा सैंदव भी होता है, एक रवि सुत भी होता है घोड़े का। वहीं बात करें हाथी की तो हाथी के पर्यायवाची बताइए, जैसे कि हस्ती होता है, एक मदगल होता है हाथी का, एक हाथी का गज होता है, एक हाथी का गयंद होता है, एक हाथी का गजेंद्र भी होता है। ये सभी किसके होते हैं, हाथी के होते हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कह रहा है कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यानी कि अंशतः यानी कि एक मात्रा की बात कर रहा है। जब मात्रा की बात करता है तो क्या आता है, ये परिणाम परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 27वां, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी कि किस प्रकार से बोल पड़ा, अचानक से बोल पड़ा। क्या, अचानक से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न 28वां प्रश्न क्या कह रहा है। 28वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसमें से ऐसा कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध लिखी हुई है, बताइए। 28 का सही उत्तर बता दीजिए साथियों। 28 का सही उत्तर विकल्प सी होगा, मैथिली शरण। यानी कि माँ पर बड़ी एक ही मात्रा आएगी, मैथिली शरण साथियों। क्या, मैथिली शरण, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला 29वां प्रश्न क्या कह रहा है। 29वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य जिसको सामान्य समझता है वह उसकी
उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। यानी कि कह रहा है मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। बताइए इसको में बताइए साथियों, यानी कि इसमें सही शब्द कौन किसका प्रयोग होगा, सामान्य की जगह पर क्या होगा। देखिए साथियों, इसमें सामान्य तो नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा, इसमें सम्माननीय होना चाहिए था। क्या, सम्माननीय इसका सही उत्तर होना चाहिए था, लेकिन इसमें सामान्य, सम्मान्य और सम्मान्य दिया है। कह सकते हैं साथियों बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए था, सम्माननीय होना चाहिए था। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला देखते हैं साथियों, 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बनाए। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण कौन सा है इसमें, यानी कि इसका सही उत्तर बताइए साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये किससे बनाया साथियों, काया से बना है। यानी कि काया से क्या बना है, यानी कि काया से क्या बना है, काया से साथियों क्या बना है, काया से क्या बना है, कायिक बना है। कायिक क्या है, क्या कायिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कायिक हो जाएगा। अब अगर मैं काया में एक प्रत्यय जोड़ दिया मैंने, एक प्रत्यय, तो क्या बन गया, कायिक हो गया। काया में एक प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया, कायिक बना दिया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है। 32वें प्रश्न कह रहा है कि शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। यानी कि शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है, बताइए। शाक्त, शक्त, शक्तिम, शक्तिशाली। बताइए इसका सही उत्तर। साथियों शक्ति से बना विशेषण कौन सा है, शक्तिशाली। शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली जानवर, शक्तिशाली मनुष्य, शक्तिशाली कुछ भी बना सकते हैं साथियों। ये क्या है, शक्तिशाली इमारत, शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली महिला, क्या कह सकते हैं, शक्ति का विशेषण क्या बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। 33वां प्रश्न देखिए, मृदुल, यानी कि मृदुल का विलोम बताइए क्या है। मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा। अब मृदुल का मतलब होता है साथियों मीठा कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से मीठा कह सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। मृदुल का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। वहीं इसमें एक विकल्प दिया है कठिन, कठिन का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यानी कि कठिन सवाल सरल सवाल क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, कठिन का विलोम। वहीं इसमें एक दिया है साथियों खराब, खराब का विलोम क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा। वहीं इसमें एक विलोम दिया है रूक्षण, रूक्षण का मतलब क्या होता है साथियों, रूक्षण का मतलब होता है खुरदरा। तो इसका क्या हो जाएगा, मृषण हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है मृषण। क्या साथियों, रूक्षण का विलोम क्या हो जाएगा, मृषण हो जाएगा। अब रूक्षण का मतलब क्या होता है, खुरदरा होता है। तो मृषण का विलोम क्या, यानी कि मृषण का मतलब क्या हो जाएगा, मृषण का चिकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकना। रूक्षण का विलोम मृषण, रूक्षण का मतलब खुरदरा, मृषण का मतलब चिकना। ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी। देखते हैं साथियों 34वां प्रश्न क्या कह रहा है। 34वां प्रश्न कह रहा है कि ऋणात्मक का विलोम शब्द है। बहुत सरल प्रश्न है, यानी कि ऋणात्मक का विलोम शब्द बताइए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। ऋणात्मक का विलोम शब्द धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला 35वां प्रश्न क्या कह रहा है। 35वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। यानी कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए साथियों विशेषण की बात कर रहा है। अब देखिए सच्चा, शीतलता, क्रोध, खुशी। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इसमें। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ए हो जाएगा। सच्चा क्या है, एक विशेषण शब्द है। कि सच्चा, सच्चा लड़का, सच्चा आदमी, सच्चा पुरुष, यानी कि सच्चा, यानी कि ये विशेषता बताता है किसी व्यक्ति की। क्या बताता है, व्यक्ति की विशेषता बताता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब इसमें एक शब्द दिया है शीतलता। अगर बात करें साथियों शीतलता, क्रोध की और खुशी की, ये सभी शब्द क्या हैं साथियों, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किसके, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं ये। यानी कि शीतलता, क्रोध, खुशी। अब साथियों भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है, जिसको देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जा सकता है, और जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। शीतलता को प्लेट में परोस दोगे आप, नहीं परोस सकते हो। खुशी को परोस दोगे, नहीं परोस सकते हो। और क्रोध को परोस दोगे, नहीं परोस सकते हो। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा, याद रखना। अगला देखते हैं 36वां प्रश्न क्या कह रहा है। 36वां प्रश्न कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए।
देखिए किस वाक्य में क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि सीना, पहला विकल्प है सीना गाना गाती है, इसमें कोई विशेषता बताई जा रही है, सीना गाना गाती है। अब गाने की विशेषता क्या है, कुछ नहीं बता रहा है इसमें। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है, पक्षी बैठा है पेड़ पर, कोई विशेषता की बात नहीं कह रहा है। इसमें कह रहा है डी में कि राम अच्छा लड़का है, इसमें लड़का की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। अब सी कह रहा है कि मोहन सुंदर लिखता है, लिखता क्या है, एक क्रिया है, और सुंदर क्या है, एक विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, यानी कि मोहन सुंदर लिखता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला 37वां प्रश्न कह रहा है कि जिजीविषा का मतलब क्या होता है, बताइए। जिजीविषा क्या, जिजीविषा कई बार पूछा गया प्रश्न, यानी कि जिजीविषा का मतलब क्या होता है। 37 का सही उत्तर बताइए साथियों। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन की इच्छा, यानी कि जीवन की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा कहलाती है। अब साथियों इसमें एक विकल्प दिया है क्या, कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा, तीव्र इच्छा क्या कहलाती है, बताइए। किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। क्या, अभीप्सा कहलाती है। अभीप्सा क्या कहलाती है, किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा अभीप्सा, और जिजीविषा जीवन की इच्छा। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं 38वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। 38वां प्रश्न कह रहा है कि पार्थिव का मतलब क्या होता है, बताइए। पार्थिव का मतलब क्या होता है, 38 का सही उत्तर बताइए साथियों। पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो क्या कहलाता है, पार्थिव कहलाता है। अब इसमें एक विकल्प दिया है जिसका संबंध मनुष्य हो, मनुष्यों से हो, यानी कि जिसका संबंध मनुष्यों से हो, तो उसे क्या कहते हैं, मानुष्य कहते हैं। मानवीय भी कह सकते हैं, यानी कि मानुषिक भी कह सकते हैं, मानवीय भी कह सकते हैं। इसमें एक विकल्प दिया जिसका संबंध ईश्वर से हो, उसे ईश्वरीय भी कह सकते हैं। क्या, ईश्वरीय भी कह सकते हैं, क्या ईश्वरीय। जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, उसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं प्रथा से संबंधित को क्या कह सकते हैं, बताइए। यानी कि इसका एक सही तरीके से कोई शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आप याद रखना। देखते हैं अगला 39वां प्रश्न क्या कह रहा है। 39वां प्रश्न कह रहा है किंचित, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। यानी कि जो किंचित शब्द है ना, वो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछ रहा है। इसका सही उत्तर बताइए। देखिए जो किंचित होता है ना, किंचित का तद्भव होगा साथियों क्या, कुछ होता है, कुछ। किंचित मात्र यानी कि कुछ। अब देखिए अब स्तोक का क्या होगा, स्तोक का क्या होता है साथियों, तत्सम बताइए। स्तोक का बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ये एक तत्भव शब्द है। थोड़ा क्या है, एक तद्भव शब्द है। थोड़ा का तत्सम क्या होगा, स्तोक होगा साथियों। क्या होगा, स्तोक। इसका तत्सम क्या होगा, स्तोक होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 39 का ए हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, यानी कि 40वां प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, यानी कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। बताइए इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है आपको साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। कपूर एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। क्या होता है साथियों, कर्पूर इसका तत्सम होता है। वहीं मैंने बताया आपको मयूर का क्या होता है, तद्भव मोर होता है। साथियों मैंने इस प्रैक्टिस सेट में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जो कि PYQ है साथियों, पिछली परीक्षा में, जो कि यूपी PCS ने या फिर यूपी RO की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट समझ में आया और प्रश्न समझ में आए हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार साथियों आपको इस प्रैक्टिस सेट को लाता रहूँगा। आप लगातार यहीं से प्रैक्टिस करें साथियों। जो RO की परीक्षा होगी आपकी, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करके जाएंगे आपको उतने अधिक अंक मिल जाएंगे साथियों। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहते हैं तो आपकी साथियों 55 प्लस नंबर यानी कि 56-57 नंबर लाने की 60 में से गारंटी देता हूँ साथियों। लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं वही सभी प्रश्न लेके आ रहा हूँ जो पूछे गए प्रश्न हैं, और उनका साथ में विश्लेषण करवा रहा हूँ, तो आपको डबल फायदा हो रहा है। तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट से आप जुड़े रहिए लगातार। फिर मिलूंगा इसी प्रकार के अन्य प्रैक्टिस सेट में साथियों। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। धन्यवाद।